Hey guys, welcome to GH Study Spot. Myself, Mohammad Hassan, who got 97.2% in HS exam 2023, conducted by West Bengal Council of Higher Secondary Education, and I also declared as an state topper in Urdu medium category and rank 11 in West Bengal among all the mediums. I have secured 486 marks out of 500, that is 97.2%. Today, I have conducted this session to share my tips, tricks and strategies which help me to secure such a marks, Alhamdulillah. तो आज के इस सेशंस के जरिए दरअसल हम लोग माध्यमिक एग्जाम 2025 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए दरअसल पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने कई साल देखा है कि बच्चे दरअसल अपने पेपर के ऊपर यानी अपने आंसर स्क्रिप्ट में ब्लंडर मिस्टेक्स कर देते हैं, जिनके कारण वो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने के बावजूद भी अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो मार्क्स स्कोर करना या ना करना वो हमारे मेहनत और किस्मत पे डिपेंड करता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मेजर मिस्टेक्स होते हैं जिन मिस्टेक्स को अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो हमें मार्क्स को स्कोर करने में आसानी होती है। तो आइए आज के इस टॉपिक में हम लोग आज के सेशन में हम लोग इन्हीं चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आज के सेशन को बहुत ही अच्छे से दरअसल आप लोगों के लिए कंडक्ट किया गया है, सेग्रीगेट करके टॉपिक्स को, जो कि आप लोग ऑलरेडी मिस्टेक कर चुके हैं या एग्ज़ाम में अक्सर बच्चे दरअसल करते हैं। तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन को हम लोगों ने 4 थीम्स में डिस्कस किया है। पहला, ब्लंडर मिस्टेक्स डन बाय द स्टूडेंट्स। दूसरा, डिवीज़न ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के लेके अक्सर वो बेशतर स्टूडेंट को एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में बहुत इश्यूज़ होता है, जिसे मैंने भी अपने टाइम में फेस किया था। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। हालांकि आप बहुत अच्छे से पढ़ भी लेते हो, बहुत मेहनत कर लेते हो, लेकिन अगर आपका पुअर प्रेजेंटेशन होता है आंसर का, देन यू विल डेफिनेटली गॉट नो मार्क्स और वेरी लो मार्क्स। एंड लास्ट इज जनरल इंस्ट्रक्शंस। क्या क्या जनरल बातें हैं जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। तो आइए आज के हम लोग अपने सेशन को आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। इससे पहले आपको ये बात बता दें कि इससे पहले वाले कई सारे वीडियोस के जरिए हम लोगों ने माध्यमिक और हायर सेकेंडरी एग्जाम के स्टूडेंट्स जिन लोगों को 2025 में अपेयर करना है, उन लोगों के लिए इसी चैनल पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, तमाम सब्जेक्ट्स के लगभग सजेशन को चैप्टर वाइज थीम एनालिसिस, क्विक रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हुए, मार्क्स पैटर्न को अच्छे से समझाते हुए, ट्रिक्स एंड टिप्स को डिस्कस करते हुए, कौन कौन से चैप्टर एंड कौन से पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, उन चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में इस चैनल पे डिस्कस किया है। उन वीडियोस से फ़ायदा उठाने के लिए आप लोग दरअसल चैनल के आइकन पे क्लिक करके वीडियोस के सेक्शन या प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से चेक कर सकते हो। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए दरअसल हम लोगों ने माध्यमिक के लिए अपलोड किया है। HS एग्जाम के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन और भी चीज़ों पे अभी हम लोग का काम जारी है HS के लिए। लेकिन माध्यमिक के लिए अब टाइम चूंकि कम बचा है, तो इस कम टाइम में कौन से क्वेश्चंस को पढ़कर आप लोग श्योर शॉर्ट मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, उसके लिए आप लोग इस चैनल पे दिए गए विजिट करो और चैनल पे विजिट करने के बाद जो सजेशन दिए गए हैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लो, जिन्हें बहुत ही रिसर्च करके तमाम स्कूल के पेपर्स, टेस्ट पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एंड सजेशन बुक को एनालाइज करके बनाया गया है। उस वीडियो से आप लोग और उस क्वेश्चन से आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाओ और इस कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो आइए आज के टॉपिक को हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे कि ब्लंडर मिस्टेक्स डन बाय द स्टूडेंट्स, क्या क्या मिस्टेक किया जाता है। पहला आप लोगों को जो लेना है, बच्चे अक्सर व बेशतर एग्जाम हॉल में जाने के बाद पैनिकनेस फील करते हैं और वो आंसर स्क्रिप्ट लेने के बाद फ़ौरन ही लिखना शुरू कर देते हैं और लास्ट में जाने के बाद वो देखते हैं या बीच में कहीं पर उसका आंसर स्क्रिप्ट फटा हुआ होता है या इसी तरह का कुछ उसमें कुछ डिस्टर्बेंस होता है। तो पहले आप लोगों को आंसर स्क्रिप्ट लेने के बाद 1-2 से 4 सेकंड के अंदर फटाफट करके आपको पूरे आंसर स्क्रिप्ट को अच्छे से चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद जैसे फर्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे हो, फर्स्ट चेक द आंसर स्क्रिप्ट बिफोर राइटिंग एनीथिंग। कुछ भी लिखने से पहले अगर आप लिख चुके हो तो फिर एग्जामिनर एतराज़ करेगा और एग्जामिनर शायद आपका आंसर स्क्रिप्ट को रिटर्न दोबारा नहीं भी कर सकता है। तो इसलिए आपको पहले आंसर स्क्रिप्ट मिलते ही, याद रहे क्वेश्चन की पेपर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आंसर स्क्रिप्ट की जिसमें आपको आंसर लिखना है, तो वो जब आपको मिलेगा तो उसे अच्छे से प्रॉपरली एक बार चेक कर लेना है।
नेक्स्ट नंबर 2, फ्रंट पेज को बहुत सारे बच्चे प्रॉपरली फिल नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह कर उनका तमाम मेहनत ज़ा हो सकता है। फ्रंट पेज से मुराद मैं क्या कह रहा हूं, तो फ्रंट पेज से मुराद आपको स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा होगा, फ्रंट पेज आप लोगों को इस तरीके के बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे और इस फ्रंट पेज को बिल्कुल प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से आप लोगों को फिल करना है। क्या फिल करना है और कब फिल करना है और कैसे फिल करना है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा होगा। जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि इसी तरीके का आपको एग्जाम में पेपर दिया जाएगा, लेकिन ये जो पेपर आपको एग्जाम में दिया जाएगा, इस पेपर के फ्रंट पेज में ये सिचुएशन और ये सीन आपको देखने को मिलेगा। पहला आप लोगों को जो फिल आउट करना है वो आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर आप लोगों को अपना सब्जेक्ट लिखना है। जो भी सब्जेक्ट आपका होता है वहां पर आप लोगों को अपना सब्जेक्ट को पहले फिल आउट करना है और यहाँ पर अपना सब्जेक्ट लिखने के बाद नेक्स्ट आओगे, यहाँ पर आप लोगों को अपना नेम लिखना है। फुल एंड कैपिटल लेटर में आपको अपना नेम लिखना है। ध्यान रहे वही नेम लिखना है जो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपना रोल लिखना है और यहाँ पर आपको अपना नंबर लिखना है। रोल और नंबर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में, आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अच्छे से दिया हुआ होता है अलग अलग करके। बहुत सारे बच्चों को यह गलत फहमी हो जाती है कि रोल वाला दरअसल नंबर अपने स्कूल वाला नंबर लिखना है। स्कूल वाले रोल नंबर को आप लोग भूल जाइए। अब आप लोगों को रोल नंबर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या एडमिट में जो दिया होता है वही लिखना है। नेक्स्ट आपको एडमिट कार्ड में दिया गया रोल नंबर लिखने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसे प्रॉपरली साफ साफ अच्छे से, डरना नहीं है, एग्जाम हॉल में जाने के बाद अच्छे से आराम से देखकर उसे फिल कर लेना है। बीच में हाइफन का इस्तेमाल किया जाएगा इस तरीके से करके कुछ डिजिट के बाद, तो उस हाइफन को प्रॉपरली आप लोगों को दे देना है और प्रॉपरली हाइफन देने के बाद एक बार रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर को अच्छे से चेक कर लेना है। अच्छे से चेक करने के बाद उसके बाद लैंग्वेज इन विच आंसर विल बी रिटन, कौन से लैंग्वेज में आप आंसर लिखने वाले हो उसे यहाँ पे मेंशन कर देना है। जो बच्चे उर्दू मीडियम में लिखेंगे वो उर्दू यहाँ पे मेंशन करेंगे, जिनमें आपको याद रहे आंसर लिखना है। लैंग्वेज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा पेपर है आपका, पेपर और सब्जेक्ट ऑलरेडी आपने यहाँ पर लिख चुका है। यहाँ पे जो आपको लिखना है वो है कि आप कौन से लैंग्वेज में आंसर लिखोगे। जिनको उर्दू में लिखना है वो उर्दू लिखेंगे और जिनको इंग्लिश में लिखना है वो यहाँ पर अपना इंग्लिश फिल आउट कर देंगे। उसके बाद एक और जो काम आप लोगों को करना है वो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब आप लोग यहाँ पर आओगे और आने के बाद यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सेंटर कोड। सेंटर कोड में सेंटर का नाम नहीं लिखना होता है। सेंटर कोड में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन में कोड होगा, उस कोड को यहाँ पे डालना होगा और यहाँ पे इन्विजिलेटर का साइन है, यहाँ आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। यानी इस पोर्शन को सिर्फ आप लोगों को फिल करना है। उसके बाद इस पेज के ऊपर आपके एग्जामिनर का साइन होगा और आपके स्क्रूटनी जो करेंगे उनका सिग्नेचर होगा। अगर जरूरत पेश आता है तो पोस्ट एग्जामिनर एंड हेड एग्जामिनर का साइन यहाँ पे होगा और इस पेज में कुछ भी नहीं लिखना है। याद रहे इस पेज के ऊपर आपका मार्क्स काउंट किया जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे हो कि ये वाला जो आपका सेशन आपको नजर आ रहा है, इस सेशन में एग्जामिनर आपके मार्क्स को काउंट करेंगे। सो यहाँ पे आप लोगों को गलती से भी कुछ नहीं लिखना है। फिर आप लोग कहाँ जाओगे, आप लोग दरअसल इस तमाम सेशन को, इस तमाम पोर्शन को अच्छे से फिल करने के बाद जो है वो अपने आंसर को लिखना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आपका आंसर लिखते लिखते स्क्रिप्ट फुल हो जाता है तो आपको लेना पड़ता है लूज शीट। और जब आप लूज शीट लोगे तो लूज शीट में भी आपको क्या फिल करना होता है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे लूज शीट को देखते हुए। लेकिन जितना लूज शीट आपको लेना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, उसी तरीके से आपको यहां पर कुछ चीजें फिल भी कर देनी होंगी। सर क्या फिल करना होगा, जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे हो कि लूज शीट नंबर, यहां पे कितना लूज शीट आप ले रहे हो उसको यहां पर लेकर प्लस कर देना है। मतलब 1 अगर आपने लिया है तो 1, फिर एक और लिया आपने तो +1, फिर अगर आपने एक और लिया है तो फिर से +1 और इस तरीके से कर कर आप जितना लूज शीट लोगे उतना प्लस कर दोगे। प्लस करने के बाद जितना होगा उसको टोटल यहां पर आप लोगों को लिख देना है कि मैंने टोटल कितना लूज शीट लिया है। लेकिन याद रहे ये पहले फिल नहीं करना है, ये फिल करना है लूज शीट लेने के बाद जब आपका पेपर सबमिट होना शुरू होगा तब। तो यहां पर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को तमाम बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि क्या फिल करना है और कैसे फिल करना है। बिल्कुल यही सिचुएशन और यही पोर्शन और यही सेक्शन आपको आपके एग्जाम के स्क्रिप्ट में देखने को मिलेगा और इसी ही को आप लोगों को फिल आउट करना है। तो अच्छे से आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो और अगर इसे अच्छे से समझ कर जाना है क्योंकि वहां पर जाने के बाद कुछ दिक्कत आपके सामने पेश ना आए। नेम, रोल नंबर
रोल अलग और नंबर अलग होता है। एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छे से फिल करना है, हाइफन देकर फिल करना है, नेम और सब्जेक्ट कैपिटल लेटर में लिख देना है, और फिर कौन से लैंग्वेज में आप लिखने वाले हो उस लैंग्वेज को यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो बच्चे एग्जाम हॉल में अपेयर करेंगे। जस्ट टू रीड यहाँ पे आप लोगों को कर लेना है। पहला देखो वहाँ लिखा हुआ है, ताकि आप लोग कोई ऐसा मिस्टेक ना करो जिसे काउंसिल ने ऑलरेडी स्ट्रिक्टली मेंटेन करके रखा है या मेंशन कर दिया है। पहला, एडमिशन ऑफ द एग्जामिनी टू द एग्जामिनेशन हॉल एंड हिज और हर कंडक्ट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विल बी गाइडेड बाय द रेलिवेंट रेगुलेशंस। मतलब काउंसिल ने जिन रेगुलेशंस को दिया है उन रेगुलेशंस को आपको एग्जाम हॉल में एंटर करने के बाद स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नेक्स्ट नंबर 2 क्या आता है, द एग्जामिनी शुड राइट ओनली हिज और हर रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी रेलिवेंट चीज़ें लिखने को बोली गई हैं वही आप लोगों को वहाँ पे लिखना है। याद रहे अपने स्कूल का नाम आप लोगों को मेंशन नहीं करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, स्कूल का नाम आप लोगों को एट एनी कॉस्ट मेंशन नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग और ऊपर आ जाए आगे, तो ऊपर आने के बाद नंबर 3 में क्या देख रहे हैं, ऑल द आंसर्स मस्ट बी रिटन ऑन द बोथ साइड ऑफ द पेपर। मतलब जो भी आपको स्क्रिप्ट मिलेगा उस स्क्रिप्ट के बोथ साइड आपको आंसर लिखना है, एक तरफ भी लिखना है और दूसरी तरफ भी लिखना है। ऐसा ना हो कि एक तरफ सिर्फ आपने लिखा, जैसा प्रोजेक्ट के केस में हम लोग करते हैं कि वन साइड सिर्फ हम लोग लिखते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट की तरह हम लोग को यहाँ पे आंसर नहीं लिखना है। अगर ऐसा होता है तो आपको इन्विजिलेटर एडिशनल पेपर नहीं देगा, ये यहाँ पर लिखा गया है। तो दोनों पेजेस को बोथ साइड लिखना है, लेकिन याद रहे फ्रंट पेज को छोड़कर। कैसे या क्या अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। जब आप लोग ये जो इंस्ट्रक्शन का फ्रंट पेज देख रहे हो, इस फ्रंट पेज को जब आप लोग पलटोगे यानी जब इसे चेंज करोगे तो इसके उल्टे साइड में जो पेज होगा उसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन, ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मार्क्स वगैरह कैलकुलेट होगा, तो वहाँ लिख दोगे आप तो हो सकता है कि वो दाग पड़ जाए या हो सकता है कुछ पोर्शन फट जाए। तो इसीलिए इसके यानी फ्रंट पेज के खोलने के बाद जो पेज आता है, मतलब इसके बोथ साइड वाला पेज में वहां नहीं लिखना है, उसके सामने से जो होगा उस पेज में लिखना स्टार्ट करना है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक क्लियरली मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है, पेजेस ऑफ द आंसर बुक यूज्ड टू मेकिंग नोट्स और कैलकुलेशन मस्ट बी कैंसल्ड बाय ड्राइंग अ लाइन। मतलब जहां पे भी आप कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हो उस पेज को अच्छे से सेग्रीगेट करके अलग कर देना है, ताकि एग्जामिनर के लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर एग्जामिनर को परेशानी होगा आपके पेपर को चेक करने में, देन आपके लिए मसला है मार्क्स को स्कोर करने में। नेक्स्ट नंबर 5, नो लूज पेपर विल बी प्रोवाइडेड फॉर द स्क्रबिंग no and number of paper must be brought for this purpose from outside. An examinee who has any loose papers in his or her possessions will be disqualified or expelled from the examination hall। मतलब आपको जो भी काम करना है वो यहाँ पे जो पेपर दी जाएंगी उन्हीं पे करना है, और आप लोगों को घर की तरफ से या अपने बाहर की तरफ से कोई पेपर नहीं लाना है एग्जाम सेंटर में। अगर ऐसा होता है तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको एग्जाम सेंटर से बाहर निकाल दिया जाएगा। नंबर 6, द आंसर बुक प्रोवाइडेड फॉर राइटिंग द आंसर मस्ट बी हैंडेड ओवर द इन्विजिलेटर इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द दैट डेज एग्जाम। जैसे एग्जाम खत्म होता है फौरन आप लोगों को उस पेपर को जिसमें आपने आंसर लिखा है उस एग्जामिनर को मतलब इन्विजिलेटर को हैंड ओवर कर देना है। एग्जामिनीज आर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन टू राइट आंसर्स और एनीथिंग एल्स ऑन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप लोगों को आंसर नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पेपर पर आंसर लिखते हैं, उसे नहीं लिखना है। हाँ, जब आप लोग एमसीक्यू या एसीक्यू सॉल्व करोगे, अगर हो सकता है आपको कोई डेट याद आ रहा है, हो सकता है आपको लग रहा है कि हम भूल जाएंगे, तो शॉर्ट में छोटा सा कहीं पर करके छोटा सा पेंसिल से लिखना है। याद रहा इन्विजिलेटर को वो चीज़ ना दिखे या इन्विजिलेटर का नज़र उस पर ना पड़े, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। एक्चुअली में ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं उस टाइम में जाने के बाद। तो जब आप 15 मिनट जो आपको रीड करने का टाइम मिलता है उसमें कुछ डेट अगर आपको याद आ रहा है तो शॉर्टली कहीं पर भी साइड में लिख लेना है। लेकिन याद रहे वो इन्विजिलेटर को दिखना ना पाए और ना ही बहुत बड़ा हो, बहुत छोटा सा स्मॉल, जस्ट आपको ट्रिक के लिए वो चीज़ याद आ जाए जगह पर, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ लिख सकते हो। नेक्स्ट नंबर 8 में, एग्जामिनी फाउंड गिल्टी ऑफ
इंडिकोरस राइटिंग और ड्राइंग इंडिकोरस फिगर्स, मतलब आप लोग को रेलिवेंट चीज़ लिखना है, कोई भी उल्टा सीधा चीज़ नहीं लिखना है, कोई भी इमोशनल चीज़ें आप लोग को नहीं लिखना है जो एग्जामिनर को कन्विंस करना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे कि सर मेरी मम्मी का तबीयत खराब था, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मुझे पास कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, याद रहे, वरना आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। नो एग्जामिनी विल बी अलाउड टू गो आउट द एग्जामिनेशन हॉल विद इन द आवर ऑफ द 15 मिनट्स फ्रॉम द commencement of the examination, and that since he or she may be allowed to leave the examination hall subject सबमिशन ऑफ द आंसर बुक एंड द क्वेश्चंस पेपर टू द इन्विजिलेटर। अगर आपको मतलब एग्जामिनेशन के दौरान में नहीं बाहर निकलने दिया जाएगा, और अगर आपको निकलना है तो, और आपको निकलना अगर है तो फिर आपको आंसर स्क्रिप्ट और क्वेश्चन पेपर दोनों जमा करके बाहर निकलना होगा, क्वेश्चन पेपर लीक ना हो पाए। नेक्स्ट नंबर 10, नो एग्जामिनी शैल बी अलाउड टू रिटेन द मोबाइल फोन। जाहिर सी बात है, कोई भी मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आपके पास अगर वॉच है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उसको आपको एग्जाम हॉल में इंटर करना नहीं है लेकर, वरना मसला हो जाएगा आपको अगर एग्जामिनर पकड़ लेगा तो। नेक्स्ट लास्ट इज एन एग्जामिनी हु इज और फाउंडेड द इम्पर्सोनेटेड बाय द अनदर पर्सन इन द एग्जामिनेशन हॉल। मगर अगर आपको कॉपी करते हुए पाया गया किसी दूसरी का, मतलब आमतौर से तो ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं मेंटेन होता है, लेकिन अगर आप लोगों को कॉपी करते हुए पाया, अगर आपका इन्विजिलेटर स्ट्रिक्ट हुआ और आपको कई दफ़ा समझाने के बाद भी अगर आप नहीं सुन रहे हो तो इस केस में आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो ये रहा कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, जो ताकि आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और आप लोगों को मैंने ये पढ़कर सुना दिया ताकि आप लोग मुतमईन हो जाओ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इस तरीके से फ्रंट पेज को आप लोगों को फिल करना है, और फ्रंट पेज को फिल करते समय बिल्कुल शांति और ध्यान से फ्रंट पेज को फिल आउट करना है, क्योंकि यही मेन थीम है आपका। सब्जेक्ट नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन एंड लैंग्वेज, और उसके बाद ब्लू शीट के टाइम में आपको ये काम करना है। उसके बाद जब आप ये पेज पलटोगे तो उसके मतलब बोथ साइड, अपोजिट साइड में जो पेज होगा उस पर आपको नहीं लिखना है, उसके सामने वाले पेज से आपको आंसर लिखना शुरू करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट पेज चेक करना है आंसर स्क्रिप्ट को, और फिलिंग द फ्रंट पेज प्रॉपरली करना है। नेक्स्ट नंबर 3 इज रॉन्ग वे ऑफ कट द आंसर। बहुत सारे बच्चे आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से काट नहीं पाते हैं। आंसर को काटने का जो एक प्रॉपर सिस्टम और जो प्रॉपर एक तरीका होता है कि किस तरीके से आपको आंसर को काटना है, वो क्या होता है कि हम लोगों को किसी भी आंसर के ऊपर सिंपली एक लाइन को ड्रॉ कर देना होता है। इस तरीके से मान लो कि किसी आंसर ने मैंने लिखा और उस आंसर को मुझे काटना है, तो सिर्फ ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। पहले कोशिश करना है कि आंसर को काटना बिल्कुल नहीं है, 2-4 पेज में क्लीन रखना है अपने पेपर को। अगर काटने का जरूरत पड़ा, ऐसा ना हो, लेकिन अगर हुआ तो फिर आप लोगों को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे 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 काटते हैं या ऐसे 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 काट देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है। काटते समय इस बात का आप लोगों को सख्ती से ख्याल रखना है। तो ये एक प्रॉपर तरीके से आंसर को अगर कट करने का जरूरत पड़े तो कट करना है। इफ यू डोंट नो द शॉर्ट क्वेश्चंस देन लीव द प्लेस। बहुत सारे बच्चे शॉर्ट आंसर को लेकर बैठकर सोचते रहते हैं, प्रेशर डालते हैं दिमाग पर। याद रहे, टाइम आपके पास बहुत कम है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में मान लो 1 2 3 याद है, 5 6 7 याद नहीं आ रहा है, तो उसके प्लेस को ब्लैंक कर, ऐसा नहीं कि जगह को खाली नहीं छोड़ना है, उसके जगह को छोड़कर नंबरिंग देकर जगह को छोड़कर आगे बढ़ना है। याद रहे, जगह छोड़ना बहुत जरूरी है, वरना फिर आपके लिए मसला हो जाएगा बाद में जाकर। यानी जिस नंबर पे आप आंसर लिख रहे हो, जिस सीक्वेंस में आप आंसर लिख रहे हो, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आपको याद था एमसीक्यू एमसीक्यू में, 5 6 7 याद नहीं आ रहा है अभी, तो उस जगह में नंबरिंग करके आपको चीजों को छोड़ देना है ताकि आपको प्रॉपरली याद रहे एंड टाइम तक कि आपने क्या करना बाकी रह गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नॉट राइटिंग द प्रॉपर क्वेश्चन नंबर। बहुत सारे बच्चे प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर ही नहीं कर पाते हैं अपने आंसर स्क्रिप्ट में। तो आंसर स्क्रिप्ट जो आपको दिया जाएगा, उस आंसर स्क्रिप्ट में क्वेश्चन के नंबर को प्रॉपरली नंबरिंग करना है। इस बात को ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लास्ट में दूंगा कि किस तरीके से नंबरिंग करना है। नेक्स्ट, नो नीड टू राइट द क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस इन द आंसर स्क्रिप्ट। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भी लिख देते हैं और ऑप्शन लिख के उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। भाई, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, तो आप लोगों को कोई भी इररिलेवेंट चीज नहीं लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है और बिल्कुल टाइम को बचाते हुए आप लोगों को आंसर को लिखना है। नेक्स्ट नंबर 7 इज राइटिंग शुड बी प्रेजेंटेबल एंड रीडेबल। आपका राइटिंग बहुत भी अच्छा नहीं होना चाहिए और बहुत खराब भी नहीं होना चाहिए, रीडेबल एंड प्रेजेंटेबल होना चाहिए। इतना अच्छा कि एग्जामिनर आपको और आपके राइटिंग को समझ पाए। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, देखने में खूबसूरत भी लगता है, लेकिन वो राइटिंग रीडेबल नहीं होता है, तो वैसा राइटिंग के लिए फिर मसला है। राइटिंग जो है आपका रीडेबल होना चाहिए। बहुत मैं अच्छा
अच्छा भी नहीं बोल रहा हूँ और बहुत खराब भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक ठाक अच्छा लेवल का, मतलब मोटा माटी होना चाहिए राइटिंग आपका। नेक्स्ट नंबर 8, नो नीड टू सेव द पेजेस। बहुत सारे बच्चे पेज को सेव करते हैं। कैसे सेव करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको आंसर स्क्रिप्ट मिला है और मान लीजिए उसका आंसर स्क्रिप्ट ये है, तो बच्चे क्या करेंगे कि पहले तो वहाँ पर वो नंबरिंग करके एमसीक्यू इस तरीके से लिखते हैं, फिर दूसरा यहाँ पर एक लाइन को डालकर फिर यहीं से एमसीक्यू लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बात ध्यान रहे। आपको आंसर लिखते समय पेपर को बचाना नहीं है, पेपर को आपको फुल तरीके से यूटिलाइज करना है, कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 साल में आपने मेहनत किया है, फिर आपको ये एग्जाम में अपेयर करना मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है? नो नीड टू राइट द आंसर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज मतलब बहुत सारे बच्चे जो रोमन लैंग्वेज होता है ना, रोमन इंग्लिश, जिसमें हम लोग व्हाट्सअप को टेक्स्ट करते हैं, व्हाट्सअप टेक्स्ट करते दरमियान जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है उस लैंग्वेज में आपको आंसर स्क्रिप्ट नहीं लिखना है, दैट इज रोमन इंग्लिश। नेक्स्ट नंबर 10 इज रॉन्ग वे ऑफ मैप पॉइंटिंग। मैप पॉइंटिंग को प्लॉट करने का, ज्योग्राफी में जो मैप पॉइंटिंग प्लॉट करने को आता है, उस मैप पॉइंटिंग को प्लॉट करने का रॉन्ग तरीका क्या होता है? बच्चे रॉन्ग तरीका अक्सर फॉलो करते हैं। क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में हम लोग मान लें ये इंडिया का साउथ हिस्सा है, साउथ हिस्सा में अगर कोई जोन आपको प्लॉट करना है, मान लो कि कोई रिवॉल्ट का सेंटर आपको प्लॉट करना है, तो उस रिवॉल्ट के सेंटर को पहले ऐसे पॉइंट से प्लॉट कर देना है, उसके बाद उसको चारों जानिब से गोल करना है, पेंसिल से अच्छे से करना है, मेरे यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। उसके बाद उसे एरो लाकर देकर यहाँ पर उसका नाम लिख देना है, जो भी आपने लिखा है, प्लॉट किया है, उसका नाम लिखना है। ये है प्रॉपर वे ऑफ मैप प्लॉटिंग। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो कि नो राइट द इमोशनल सेंटेंसेस इन द आंसर स्क्रिप्ट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप लोगों को अपना इमोशनल सेंटेंस नहीं लिखना है कि सर मुझे पास कर दीजिए, सर ऐसा हो गया था, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मेरे घर पे बहुत परेशानी थी, ऐसा वैसा आप लोगों को इमोशनल सेंटेंस नहीं लिखना है, वरना आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नॉट टू राइट द आंसर इन द सीरियल नंबर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? आंसर को सीरियल नंबर में मेंटेन नहीं करते हैं। सर सीरियल नंबर से मुराद क्या है? सीरियल नंबर से मुराद कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यानी एमसीक्यू के लिए और एसएक्यू के लिए सीरियल वाले सीक्वेंस को मेंटेन करना है। मैं लॉन्ग आंसर की बात नहीं कर रहा। लॉन्ग आंसर में जो आपको अच्छे से याद हो पहले उसको लिखना है, फिर और जो उसके बाद अच्छे से याद हो उसको लिखना है, फिर उसके बाद और जो अच्छे से याद हो उसको लिखना है। यानी पहले जो सबसे अच्छे से याद है वो लिखना है, ताकि एग्जामिनर का इंप्रेशन आपको आपके आंसर को पढ़ने के बाद बढ़ जाए। ऐसा नहीं कि एक नंबर में लॉन्ग में जो क्वेश्चन है वो आपको ठीक से याद नहीं आ रहा, बनाकर लिखना होगा, पहले आपने उसी को लिख दिया। नहीं, लॉन्ग आंसर के केस में ऐसा नहीं करना है। लॉन्ग आंसर में मान लो लॉन्ग आंसर में आपके सामने अगर आपके स्क्रिप्ट के ऊपर दिया हुआ वो 1 2 3 4 और इस 4 में आपको 4 क्वेश्चन करना है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, बता नहीं रहा हूं। एग्जाम्पल के केस में मान लो आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से याद है, तो आम बच्चे क्या करेंगे? वो सोचेंगे सर ने कहा था सीरियल में करना है, तो वो सीरियल में करना शुरू कर देंगे। 1 उसको अच्छे से बिल्कुल भी याद नहीं है। ऐसा नहीं करना है, जो अच्छे से याद है उसको पहले लिखना है, लेकिन लॉन्ग आंसर के केस में। और जब लिखना है तो क्वेश्चन के नंबर को अच्छे से प्रॉपरली मेंशन कर देना है। लॉन्ग के केस में, शॉर्ट के केस में सीरियल को मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट के केस में हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, जब शॉर्ट आंसर हम लोग लिखने जाते हैं तो शॉर्ट आंसर को लिखते समय हम लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि सीरियल को मेंटेन करना है। और अगर कोई आंसर आपको नहीं आ रहा है तो फॉर एग्जाम्पल 1 यहाँ पे लिखा, उसका आंसर मुझे मालूम है, लिख दिया। 2 लिखा, उसका आंसर मुझे मालूम है, लिख दिया। 3 लिखा, उसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, उसका जगह को ब्लैंक छोड़ देना है, 4 में आ जाना है। वेट नहीं करना है और जगह को स्किप नहीं करना है, जगह को उसके लिए खाली छोड़ देना है। ठीक है, ये काम आपको यहाँ पर करना है। नेक्स्ट अब हम लोग पहुँचते हैं आगे, और आगे जाने के बाद हम लोग देखते हैं अब हम लोग का ये कुछ ब्लंडर मिस्टेक्स होता है जो स्टूडेंट्स करते हैं, इन चीज़ों का हम लोग को सख्ती से ख्याल रखना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दैट इज डिवीजन ऑफ टाइम, जो कि बहुत बड़ा इशू होता है। 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाएगा, लेकिन याद रहे ये 3 घंटा 15 मिनट बिल्कुल आपको पूरा नहीं मिलेगा। 3 घंटा 15 मिनट के अंदर 3 आवर्स 15 मिनट में 15 मिनट्स आपको सिर्फ पहले क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन याद रहे ये टाइम भी आपको बेकार। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर क्या ही रीड करना। ये बहुत ही क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट टाइम है। आई कैन से द एग्जामिनेशन का, पूरे एग्जामिनेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि यही वो टाइम है जहाँ पे आपको डिसाइड करना है क्या करना है,
कितना करना है, कैसे करना है, किसको पहले लिखना है आंसर लॉन्ग को, कौन से आंसर को सेकंड प्रेफरेंस में लिखना है, कौन से आंसर को थर्ड में लिखना है, किसको लास्ट में लिखना है, यहाँ पे आपको डिसीजन लेना होता है। तो इस अच्छे से इस बात को समझ लेना है कि जब आपको टाइम आंसर मिलता है 15 मिनट के लिए पढ़ने के लिए क्वेश्चन पेपर, तो उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से इस्तेमाल करना है और अपने लिए कुछ कोड टर्म इस्तेमाल कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एमसीक्यू अच्छे से पूरा पता है तो उसमें आप क्लिक करते चल जाओगे कि ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, सारा किसमें, एमसीक्यू, एसएक्यू एंड लॉन्ग में। अगर आपको कोई नहीं पता है तो उस पर आपको गोल कर देना है। इससे क्या होगा, आपको एक सिस्टम में रहेगा कि मुझे कौन सा एसएक्यू पता चल रहा है, कौन सा नहीं मुझे याद है। क्लियर है। ये करने के बाद जब आप आओगे लॉन्ग केस में, लॉन्ग आंसर को देखने के लिए, तो लॉन्ग आंसर में आपको प्रेफरेंस दे देना है कि पहला प्रेफरेंस में मुझे ये करना है, दूसरा प्रेफरेंस में मुझे ये करना है और तीसरा प्रेफरेंस में मुझे ये करना है। मतलब क्या बता रहा हूं मैंने आपको कहा था कि जो आंसर सबसे अच्छे से याद हो लॉन्ग में, पहला उसको लिखना है। हालांकि वो नंबर में 4 या 5 में हो, लेकिन पहले उसे लिखना है और अच्छे से प्रॉपर नंबरिंग करके। तो ये करना है आपको सीरियल नंबर मेंटेन करने में और टाइम को ध्यान रखते हुए अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करने के टाइम में अपने मार्क एंड सिंबल का इस्तेमाल जरूर करना है अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर कि कौन से मुझे अच्छे से आ रहा है और कौन सा नहीं। फिर जो आपको आंसर स्क्रिप्ट दिया जाएगा बेल बजने के बाद 3 घंटा जब आपके पास होगा, तो उसमें आपका 15 मिनट आपका चला जाएगा। कुछ बच्चे लाइन ड्रॉ करते हैं, रजिस्ट्रेशन लिखते हैं और बाकी जो अदर इंस्ट्रक्शन जो कि मैंने आपको बताया वो लिखना पड़ता है और एग्जामिनर साइन करता है, फिर से आकर आपसे सिग्नेचर करवाया जाता है। तो मान लेते हैं 10 से 15 मिनट, 10 to 15 मिनट आपका वहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो टाइम बचेगा अपने आंसर को लिखने के लिए, वो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 2 hours 45 मिनट आपके पास बचेगा। और इसमें से 2 hour 35 मिनट में आपको पूरे आंसर्स को कंप्लीट कर लेना है, ताकि लास्ट का 10 से 15 मिनट जो आपके पास टाइम बचेगा, उस टाइम में आपको जो छूटा हुआ आंसर था या जो भी किसी से कुछ पूछना उछना होगा, अगर ऐसा तो मतलब मौका अगर ठीक ठाक सेंटर है तो दोस्त यार, अगर आप लोगों के आसपास होते हैं दोस्त लोग, तो आप लोग उससे पूछ सकते हो अगर ज़रूरत पड़ता है तो कुछ एक आध क्वेश्चन, लेकिन वो लास्ट में याद रहे। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कुछ भी फॉर्मली बात नहीं कर रहा। तो लास्ट के टाइम में 1-2 मिनट, मतलब लास्ट का जो 5 से 10 मिनट मिलता है, एक आध क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सभी पूछने लग जाओ आप। किसी न किसी क्वेश्चन में हो सकता है आप फंस ही जाओगे, तो उसमें जहाँ 1-2 क्वेश्चन में आप फंसोगे, वहाँ मतलब आपस में अगर मौका हो तो बात कर सकते हो, अदरवाइज आपको वही लिखना है। तो 10 मिनट आपको चेक करने, 10 से 15 मिनट वहाँ आपको लगाना है, बाकी 2 hours 35 मिनट में आपको अपना पूरा पेपर को कंप्लीट कर देना है। यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बात समझ आ गया होगा और कौन से पोर्शन में एग्जाम हॉल में जाने के बाद एमसीक्यू, एसएक्यू, एलएक्यू जो आपके ऊपर आता है क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन पेपर में, कौन से पोर्शन में कितना टाइम देना है, कितने टाइम में एमसीक्यू सॉल्व कर लेना है, कितने टाइम में एसएक्यू सॉल्व कर लेना है, कितने टाइम में मैप पॉइंटिंग सॉल्व करना है, कितने टाइम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कितने टाइम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन या 3 मार्क्स के क्वेश्चन या 5 मार्क्स के क्वेश्चन या 8 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टाइम को अच्छे से घर से डिवाइड कर जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाना है, देखना है और देखना है कि कितना कितना क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली अपने टाइम को डिवाइड कर लेना है। और एग्जाम हॉल में अपना घड़ी आपको अपने पास रखना है और स्मार्ट वॉच ना रहे, याद रहे वो बात, वो नॉर्मल घड़ी हो और टाइम को बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान रखकर काम करना है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मतलब एक आध क्वेश्चन लास्ट में बहुत हड़बड़ाना पड़ गया था। हड़बड़ी इसलिए हो गया था क्योंकि मैंने टाइम को प्रॉपरली ध्यान नहीं रखा था और फिर लास्ट में पैनिकनेस हो जाता है। तो ये बात तो आप लोग को ध्यान रखना है कि शुरू से ही दरअसल आप लोग को टाइम प्रॉपरली मैनेज करना है। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को बात क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। मैं गाइस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है क्योंकि आप लोगों को प्रॉपरली पूरे अच्छे से तमाम इन्फॉर्मेशन को आज मुझे दे देना है इस वीडियो के जरिए। तो पूरा अच्छे से वीडियोज़ को आप लोग देखें ताकि आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हो पाए और आप लोगों की बेहतरी के लिए ही दरअसल ये बनाया जा रहा है। तो प्रेजेंटेशन में जब आप लोग आओगे, यानी बोलते हैं ना हम लोग के आंसर को प्रेजेंटेशन अच्छा से करने से आप लोगों को मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो क्या है प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन में कुछ बातें आप लोगों को माइंड और ध्यान में रखनी है। पहला कि आप लोगों को आंसर लिखना है प्रॉपर नंबरिंग में, मतलब नंबर अच्छे से करना है। बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट मेरे क्लास में खुद बहुत सारे बच्चों ने प्रॉपर नंबरिंग नहीं कर पाए थे अपना आंसर स्क्रिप्ट में, जिसकी वजह से एग्जामिनर को बहुत दिक्कत होता है और एग्जामिनर गुस्सा हो जाता है आपके पेपर चेक करते टाइम और फिर आपको मार्क्स वो कभी भी पूरा नहीं दे पाएगा।
पाएगा। तो याद रखना है नंबरिंग सेक्शन, ग्रुप, जो भी आपका सेगमेंट है, ग्रुप है, क्वेश्चन नंबर है, प्रॉपर एंड पूरे तरीके से आपको नंबर लिखना है अपने क्वेश्चन का आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर, एंड देन टू राइट द आंसर। नेक्स्ट, व्हेन टू राइट द पीटीओ, पेज टर्नओवर। बहुत सारे बच्चे हर पेज में लिखते हैं पीटीओ पीटीओ, अरे हर पेज में नहीं लिखना होता है। जहां पर आप लोग मान लो कि किसी पेज में आप आंसर लिख ले, लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, लॉन्ग आंसर लिखने के बाद कोई आंसर आपका इस पेज में कंप्लीट नहीं हो पाया, नेक्स्ट पेज में जाना है, तो उस पेज में लिखना है। एग्जामिनर को ये बात पता है, एग्जामिनर आपका पेपर टर्नओवर करेगा, लेकिन हर जगह आपको पीटीओ नहीं लिखना है। उस जगह पे लिखना है जहां पर आप कोई आंसर लिख रहे हो और आपका आंसर कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो आपको वहां पर लिखना है उस आंसर को दूसरे पेज में रिफर करने के लिए। नहीं भी लिखते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है ये चीज़। नेक्स्ट नंबर 3, कंस्ट्रक्शन मस्ट बी डन ऑन द मिडिल ऑफ द पेज। अगर मैथ्स आप लोग, अगर आपका सब्जेक्ट होता है तो मैथ्स में अगर आप लोग को कंस्ट्रक्शन बनाना है तो वो कंस्ट्रक्शन मिडिल ऑफ द पेज में बनाना है, मतलब पेज के मिड में बनाना है, बीच में बनाना है, दायां बायां ऊपर नीचे साइड में छोटा सा नहीं बनाना है, बिल्कुल क्लियर बनाना है, मिडिल ऑफ द पेज में बनाना है और अच्छे से साफ साफ तरीके से बनाना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, थ्योरम शुड बी डन ऑन दी वन पेज। कोशिश करना है कि थ्योरम को एक पेज में लिखा जाए। जिस सीक्वेंस को आप लोग फॉलो करते हो, क्वेश्चंस होता है, गिवन होता है और टू प्रूव होता है, फिर आपका होता है गिवन के बाद आपका रिक्वायर्ड टू प्रूव के बाद फिर कंस्ट्रक्शन होता है एंड देन टू प्रूव। कोशिश करना है कि एक ही पेज में हो ताकि एग्जामिनर के लिए कोई मसला ना हो, पेज को टर्न करना फिर बार बार देखना। आपको ये बात याद रखना है कि एग्जामिनर के लिए आपको हर हाल में आसानी करना है। एग्जामिनर ऑटोमेटिकली आपके पेपर में अच्छा मार्क्स देने के लिए तैयार हो जाएगा अगर आप उसके लिए आसानी करते हो तो। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करना है, नीट हैंड राइटिंग, अच्छे से राइटिंग लिखना है, काटाकूटी ज़्यादा नहीं करना है। डायग्राम्स इन ज्योग्राफी, जहाँ जहाँ पर डायग्राम दिया जा सकता है, याद रहे मेंशन ना किया हुआ हो आंसर में, क्वेश्चन में, तो भी आप लोगों को जहाँ पर दिया जा सकता है, प्रेजेंटेबल है, जहाँ आपको दे सकते हो आप, वहाँ आप लोगों को मेंशन करना है। याद रहे सिर्फ आप आंसर नहीं लिख रहे हो, तमाम वेस्ट बंगाल में लोग आंसर लिख रहे हैं, तो मार्क्स आपका आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने सही ढंग से कॉम्पैरेटिव स्ट्रेंथ के साथ अपने आंसर को लिखा है तो। नेक्स्ट, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट डेट एंड प्लेस एंड इवेंट। आप लोग हिस्ट्री या ज्योग्राफी या किसी भी कोई भी सब्जेक्ट में जब आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट डेट आता है तो वहाँ पर आप लोगों को पूरे आंसर लिखने के बाद या लिखने के दौरान उसे अंडरलाइन कर देना है ताकि एग्जामिनर का ध्यान वहाँ पे जाए। एग्जामिनर पूरे चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, लेकिन अगर वो रेलिवेंट फैक्ट्स के ऊपर उसका ध्यान जाता है आपके आंसर पर तो ऑटोमेटिकली देखेगा बच्चा ने मेहनत किया है और आपको मार्क्स मिल जाएगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा मतलब। नेक्स्ट, 4 साइड मार्जिन, आप लोगों को मार्जिन नहीं टानना है। क्या करना है सर, जब आपको मिलेगा आंसर स्क्रिप्ट तो उस आंसर स्क्रिप्ट को फोल्ड करना है। फोल्ड कैसे करना है, यानी उस आंसर स्क्रिप्ट को लेने के बाद, सपोज करो कि ये आपका एक आंसर है, आंसर का स्क्रिप्ट है, उस आंसर के स्क्रिप्ट को लेने के बाद फोल्ड करना है, मतलब एक साइड से यहां से फोल्ड कर देना है इस तरीके से, दूसरा यहां से आपको फोल्ड करना है, तीसरा आपको यहां से फोल्ड करना है, चौथा आपको यहां से फोल्ड करना है। आंसर क्वेश्चन, आंसर पेपर में, आंसर स्क्रिप्ट में लाइन टानने में टाइम नहीं लगाना है, टाइम आपके पास कम है, बाद में टाइम बचेगा तो देखा जाएगा। अभी क्या कर लेना है, चारों साइड से आपको इस तरीके से छोटा छोटा जितना मैंने यहाँ पे मार्जिन दिया है उसको उस हिसाब से फोल्ड कर लेना है। लेकिन मैं अभी लास्ट में आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ पे वीडियो को अपलोड कर दूंगा कि किस तरीके से फोल्ड करना है। मतलब आपको 2 साइड से फोल्ड करना है, मतलब जब शुरू से फोल्ड करोगे तो यहाँ ऊपर नीचे दायां बायां ये कर लेना है, लेकिन जहां पे आप क्वेश्चन नंबर लिखोगे वहां पे 2 फोल्डिंग आपको देना है। 2 फोल्डिंग सर क्यों, क्योंकि यहां पर आपका मेन सीक्वेंस होगा और यहां पर आपका 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से करके ये वाला सीक्वेंस होगा, लेकिन ये एक साइड ही डबल फोल्डिंग होगा, बाकी साइड जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है और मैं आपको एंड में उसे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा उस तरीके से आपको चीज़ों को यहाँ पर डालना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। 4 साइड मार्जिन देने के बाद नेक्स्ट जो आपको आना है वो आपको अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखना है। किस में लिखना है, आंसर को पॉइंट में लिखना है। सर क्यों, क्योंकि पॉइंट्स में लिखने से आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे बच्चे पैराग्राफ में लिखते हुए चले जाते हैं, पैराग्राफ में नहीं लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है। नेक्स्ट, राइट 1 एक्स्ट्रा पॉइंट। जितने भी मार्क्स के लिए आपको आंसर पूछा जाता है उससे 1 एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने का कोशिश करना है अगर आपको याद है तो।
नेक्स्ट, यूज वन फॉर द बुलेट पॉइंट्स इंस्टीड ऑफ द स्टार, मतलब जब बुलेट पॉइंट देकर आंसर को अपना लिखते हो तो वहां पर नंबर और सीक्वेंस को मेंटेन करना, लेकिन याद रहे वो क्वेश्चन नंबर की तरह सिमिलर ना होने चाहिए, अलग होना चाहिए, ABCD करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर 12, यूज ब्लू पेन एंड राइटिंग एंड ब्लैक पेन फॉर द हेडिंग, जानते हो आप लोग सभी लोग। नेक्स्ट नंबर 13, मेक अ बॉक्स अराउंड द मैथ्स आंसर, जब आप मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आता है उस आंसर के नीचे, मतलब उस आंसर पर एक बॉक्स बना देना है। याद रहे पूरे आंसर में नहीं, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है बॉक्स बनाकर बाहर में लिख देना है आंसर। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, सीक्वेंस में फॉलो करना है। नेक्स्ट बॉक्स के बाद उसके बाद नेक्स्ट 14 बात करें, मेक द फर्स्ट फ्यू पेजेस नीट एंड क्लीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। डोंट मेक मिस्टेक इन नंबरिंग, नंबरिंग में तो किसी भी हाल में मिस्टेक नहीं करना है, वरना एग्जामिनर के लिए मसला हो जाएगा, फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। नेक्स्ट, गिव योरसेल्फ 15 मिनट्स टू इवैल्यूएट द ओन आंसर स्क्रिप्ट, आंसर लिखने के बाद जैसे कि मैंने बताया लास्ट का 15 से 10 मिनट आप लोग को आंसर चेक करना है। करेक्ट वे टू कट द एनी मिस्टेक टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, मैंने बता दिया है। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ अ लाइन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द आंसर और अ ग्रुप, एक ग्रुप या एक आंसर को कंप्लीट करने के बाद प्रॉपर आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ कर देना है अपने आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये आपका आंसर स्क्रिप्ट है और यहाँ पर आपने लिखने के बाद ग्रुप ए कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर आप लोगों को ये मार्जिन टान देना है कि मेरा ग्रुप ए कंप्लीट हुआ, यहाँ से ग्रुप बी आप लोगों को हेडिंग कर देना है, लिख देना है ग्रुप बी, और उसके बाद फिर आगे फॉलो करना है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके टाइम में, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बात गड़बड़ बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। नेक्स्ट, इट्स बेटर टू राइट इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में लिखना है जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेकिन हर आंसर नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन सीक्वेंस में लिखना है, लॉन्ग को आप लोग अनसीक्वेंस कर सकते हो लेकिन प्रॉपर नंबरिंग के साथ। बिफोर मूविंग अनदर ग्रुप फर्स्ट कंप्लीट द आंसर इन वन ग्रुप, एक ग्रुप के आंसर को कंप्लीट कर लेना है तब जाना है दूसरे ग्रुप में। अगर याद नहीं है, शॉर्ट है वो, तो जगह को छोड़कर चले जाना है, वेट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। फॉर मैथ्स MCQ यू कैन राइट डायरेक्ट आंसर, डायरेक्टली आप लोग मैथ्स के MCQ के केस में आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। डू द रफ वर्क ऑन द राइट साइड बाय ड्राइंग अ मार्जिन, मैंने बताया है। ऑलवेज यूज पेंसिल फॉर डायग्राम्स। एंड नेक्स्ट इज लास्ट इज फॉर लाइफ साइंस MCQ राइट द सेंटेंस एंड अंडरलाइन द आंसर। लाइफ साइंस के केस में आंसर के पूरे, मतलब MCQ के केस में पूरा सेंटेंस में आंसर लिखना है अगर चाहो तो, और उस ड्रॉ कर देना है, अंडरलाइन कर देना है उस आंसर के ऊपर जो मेन वर्ड है वहां पर, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है प्रेजेंटेशन के केस में। नेक्स्ट आते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन कि क्या क्या आप लोगों को बातें यहां पर ध्यान रखनी होंगी। पहला, ड्यूरिंग द एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखना है। पहला, रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट मैंने भी जूनियर क्लासेस में गलती किया है, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से नहीं पढ़ने की वजह से आंसर कुछ और लिखा जा चुका था। जूनियर क्लासेस में मुझसे गलती हुई हैं, तो आप लोग इसको ध्यान दें। अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस बिफोर द आंसरिंग, लिखने से पहले क्वेश्चन को समझना है और समझते हुए कॉम्प्रिहेंड वे में आंसर लिखना है, रटे रटाई हुए बात को नहीं लिखना है। एग्जामिनर भी अच्छे से जानता है और आप लोगों को सजाकर अच्छे से प्रेजेंटेबल वे में आंसर लिखना है। नेक्स्ट नंबर 2, मैनेज टाइम वाइजली, टाइम को अच्छे से मैनेज करना है, जैसे कि मैंने बताया घर से एलोकेट करके जाना है। एलोकेट टाइम फॉर ईच सेक्शन एंड अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा टाइम एक क्वेश्चन में फंसने के बाद, मैथ्स में अक्सर होता है एक से दो बार देखने के बाद आपको उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है, फंसना नहीं है उस क्वेश्चन में क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम है। नेक्स्ट, राइट क्लियरली एंड नीटली। नेक्स्ट, अवॉइड पैनिकनेस, बहुत सारे बच्चे पैनिक होते हैं, पैनिकनेस को अवॉइड करना है। नॉर्मली तो ऐसा प्रैक्टिकली बहुत हो जाता है, लेकिन आप लोग को कोशिश करना है कि अवॉइड करें, माइंड को कूल रखना है। नेक्स्ट नंबर आते हैं एग्जाम हॉल के ड्यूरेशन में क्या रूल को आप लोग को ध्यान रखना है। तो कैरी नेसेसिटी डॉक्यूमेंट्स, ब्रिंग डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड एंड जो भी आपको एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छे से याद से लेकर जाना है, किसी हाल में से मिस नहीं करना। ट्रांसपेरेंट बोर्ड लेकर जाना है, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, 2 ब्लू 2 ब्लैक पेन एंड जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट आपको ज़रूरत है आपके एग्जाम से पहले उसे अच्छे से लेकर जाना है, किसी हाल में से भूलना नहीं वरना पैनिक होगा एग्जाम में। और नेक्स्ट आते हैं फॉलो द इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है उस इन्विजिलेटर के द्वारा या मैंने जो आपको पढ़ के सुना है उसको अच्छे से फॉलो करना है। अवॉइड दी मैल प्रैक्टिसेस, कुछ भी गलत अलटपट चीज़ आप लोगों को वहाँ पर नहीं करना है, नहीं लिखना है। डू नॉट कैरी एनी अनफेयर मीन्स लाइक किड्स और मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। आफ्टर द एग्जामिनेशन, एग्जाम देने के बाद आप लोगों को बहुत सारे लोगों से डिस्कस नहीं करना है, इससे आपका मोरल डाउन होता है और इससे डीमोटिवेशन एक तरीके से होता है। उसको आप लोगों को डायरेक्ट किसी से डिस्कस ना करते हुए अपने घर आना है और घर आने के बाद नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आपको कुछ दिक्कत होता है तो फिर आपका नेक्स्ट एग्जाम में उसका असर पड़ेगा, फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे। पेपर फॉर द नेक्स्ट, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट पेपर के लिए आप लोगों को प्रिपेयर करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी और
और ये रहा आपका टोटल सीक्वेंस जिनको आप लोगों को अच्छे से फॉलो करना है अपने एग्जामिनेशन के वक्त, जाते वक्त और एग्जामिनेशन के दौरान और एग्जामिनेशन के बाद। पेपर डिस्कशन नहीं करना है, अपना पूरा इफर्ट डालना है। इफर्ट डालकर जो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हो सकता है वो आपको मिलेगा। अगर आपने अच्छे से मेहनत किया है तो आप लोग ये तरीके से फॉलो कीजिए और इसको फॉलो करने के बाद उस पर अमल करते हुए अपने एग्जाम को दीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे से जाएगा। एग्जाम देते जाने समय रास्ते में जाते वक्त पढ़ना नहीं है, ये बात याद रहे। बहुत सारे बच्चे रास्ते में पढ़ते हुए जाते हैं, पढ़ना नहीं है। जितना आपने पढ़ लिया है उस पर इत्मीनान रखना है और इत्मीनान रखते हुए जितना आपने पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस लाना है। कोई भी माइंड में अपने नेगेटिव बात को नहीं लाना है किसी दोस्त के सुनने के बाद, या कुछ भी ऐसा आप लोगों को माइंड में नेगेटिव थॉट या नेगेटिव किसी के बात से नहीं सुनना है। अपना जितना आपने पढ़ा है उस पर आपको रखना है कॉन्फिडेंस और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं जितना आपने पढ़ा है उन्हीं से तमाम क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। नमाज पढ़ने जब आप लोग जाएंगे अपने एग्ज़ाम देने के लिए तो घर से निकलते वक्त आप लोग 2 रकत नफिल नमाज को अदा कर लेना ताकि आपके लिए कुछ आसानी हो जाए, और दुआ कर लेना अल्लाह से। और फिर नमाज पढ़ने के बाद आप लोग वहाँ से निकलकर सीधा अपने एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे और रास्ते में कोई डिस्कशन और कोई दोस्तों से बातचीत यहाँ पर नहीं करना है। ये बात स्ट्रिक्टली ध्यान रहे, इससे डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा फील होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को तमाम बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। और मैंने जो बात किया था लूज शीट का, वो लूज शीट आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से अपने आंसर्स या यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जब आप लूज शीट लोगे तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी फिल करना होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ सब्जेक्ट फिल करना है, या पेपर में यहाँ पर आपको कितना पेपर लिया है आपने वो फिल करना है, रोल एंड नंबर फिल करना है, अपना नेम देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, एंड 2000 कौन सा है आपका वो आपको ईयर दे देना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ फिल करना है। फिर से यहाँ पर नंबर 1 लिख देना है। अगर दूसरा लूज शीट लोगे तो उसमें नंबर 2 लिख देना है, तीसरा लोगे तो 3 लिख देना है। और फिर जो फ्रंट पेज होगा उसमें जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया वो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद से कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो मैंने जो फोल्ड के बारे बोला था, फोल्ड के बारे में मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था कि आंसर लेने के बाद, मतलब स्क्रिप्ट लेने के बाद जो है आपको फोल्ड करना है। पहला फोल्ड आपको ये करना है इधर से इस तरीके से, मतलब आंसर पेपर को ना मोड़ लेना है, हाथ से चाप कर मोड़ लेना है, लाइन नहीं टानना है, टाइम आपके पास कम होगा। ऊपर से भी टान लेना है इस तरीके से, इधर से भी टान लेना है इस तरीके से, और इधर से भी टान लेना है इस तरीके से। लेकिन इस साइड में चूंकि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखोगे तो यहाँ पर आपको डबल फोल्ड करना है, मतलब एक फोल्ड करोगे फिर उसके बाद एक और फोल्ड कर दोगे। यहाँ पे आपका मेन क्वेश्चन होगा, मतलब मेन क्वेश्चन नंबर होगा, और यहाँ पे उसका सब नंबर होगा। जैसे कि होता है 1 का 1.1, तो फिर यहाँ 1.1 होगा, यहाँ पे 1.2, यहाँ पे 1.3। मेरा प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली काम करना है। तो इस तरीके से आपको नंबरिंग करना है और इस तरीके से आपको मार्जिन डालना है और इस तरीके से आपको तमाम इंस्ट्रक्शन को डिटेल में अच्छे से फॉलो करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से तमाम बातें यहाँ तक समझ आ गई होंगी और आप लोग उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करोगे। तो यहाँ तक हम लोग आज के इस वीडियो में इतना ही। इस चीज़ को आप लोगों को अच्छे से प्रॉपरली ध्यान रखकर अच्छे से प्रिपेयर करना है और अपने ऊपर यकीन और कॉन्फिडेंस रखना है और जाकर अच्छे से एग्ज़ाम देना है। ज़रा भी पैनिक नहीं होना है और ढंग से मेहनत करना है अभी, और मेहनत करते हुए अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके आपको अपने एग्जाम में जाकर प्रिपेयर करना है। आप लोगों के आसानी के लिए तमाम सब्जेक्ट के सजेशन एंड तमाम टिप्स एंड ट्रिप्स को इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। जाकर विजिट करके आप उन चीज़ों को देख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए आना है वो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को लिए लाता रहूँ और आप लोग इससे फ़ायदा उठाते रहें। तो तमाम स्टूडेंट्स को लिए शेयर कर दीजिए इस वीडियो के, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से बहुत ही फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।